हेलो एवरीवन। आज के इस आईसीएमआर के प्रैक्टिस सेट में हम माइक्रोबायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे। सोर्सेस जिन सोर्सेस से मैंने ये सवाल और जवाब बनाए हैं वो है आपकी प्रेस्कॉट के माइक्रोबायोलॉजी की किताब और एल्केमो की माइक्रोबायोलॉजी की किताब। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ सभी न्यू व्यूअर्स को जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और वेलकम बैक करता हूँ सभी व्यूअर्स का जो मेरे पहले कुछ वीडियोस देख चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। कॉपी पेन लेके बैठिए। 50 सवाल हर बार की तरह, सवालों का एक्सप्लेनेशन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर उसका कि बाकी की 3 जवाब गलत क्यों है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सवाल ये है, मतलब बहुत बेसिक से सवाल है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े बेसिक रखे, उसके बाद थोड़े से हाई लेवल के सवाल रखे। तो बैक्टीरियल सेल वॉल गेन रिजिडिटी मेनली फ्रॉम, ये सवाल सबको पता होगा। इसका आंसर है, सोचिए, इसका आंसर तो बहुत आसान सा है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, बेसिक सवाल भी रखना जरूरी है ताकि आपकी बेसिक मेमोरी भी रिफ्रेश रहे, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में कभी कभार हम फंडामेंटल्स भूल जाते हैं। खैर, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव का पहले मतलब समझिए। फैकल्टेटिव का मतलब वो होता है जिसके पास अगर फैसिलिटी हो, ठीक है, तो वो एनारोब की तरह भी काम कर सकता है और एरोब की तरह भी काम कर सकता है। अब एनारोब है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की डिप्लीशन वाली कंडीशन या ऑक्सीजन के अनअवेलेबिलिटी वाली कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है, ग्रोज विद एंड विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। यानी व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जस्ट अ मिनट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनकी ग्रोथ काफी इंक्रीज होती है, काफी अच्छी होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ग्राम नेगेटिव आउटर मेम्ब्रेन का, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्राम नेगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन में कौन सा चीज प्रेजेंट होती है? कम ऑन यार, ये बहुत सिंपल सी चीज है। दिस इज एलपीएस। ठीक है, एलपीएस प्रेजेंट होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, बैक्टीरियल राइबोसोम का साइज क्या है? ठीक है, बेसिक सवाल है। इसका आंसर है C70S। बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई ऐसे वो चीज नहीं है। फिफ्थ सवाल थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है और थोड़ा सा ऐसा भी है जो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है कि एंडोस्पोर्म कौन कौन प्रोड्यूस करता है? एंडोस्पोर्स बेसिकली बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पहले 5 सवाल हो गए। मेरे ख्याल से इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, हम इनके थोड़े से एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, किसका? पेप्टाइडोग्लाइकन का। ठीक है, इसमें NAM होता है और NAG होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, NAM एन एसिटाइल मनम्यूरिक एसिड है। ठीक है, ईथर लिंकेज होता है इनमें, ये बात याद रखिए। टेट्रापेप्टाइड साइड चेन में होती है जिसमें ऑल्टरनेटिंग D और L अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, D और L ऑल्टरनेटिव होते हैं, जैसे कि एल एलेनिन, फिर डी ग्लूटामेट, फिर डी एलेनिन, फिर इस तरह से आपके होते हैं, डाई अमीनो टाइप के एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि जो ऑप्शंस थे उसमें एक वर्ड और था टिकोइक एसिड का। तो टिकोइक एसिड बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में पाया जाता है। ठीक है, ये शुगर अल्कोहल होता है विच इज बाउंड टू ग्लाइकेंस आर एसेंशियल फॉर सेल वायबिलिटी। ठीक है, जैसे कि इसकी जीन्स आपने डिलीट कर दी तो सेल की डेथ हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका कोइक एसिड। ओके, आगे चलते हैं। लाइपोपॉलीसेकेराइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द मोस्ट अनयूजुअल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन इज LPS। इसमें लिपिड नाम की एक चीज होती है जो कि बेसिकली ग्लूकोसामीन शुगर डेरिवेटिव्स की होती है, और इनफैक्ट it is one of the most toxic component of the lipopolysaccharide
जो कि बैक्टीरिया में जैसे कि साल्मोनेला में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, लिपिड के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। लिपिड का पोर्शन जो है टॉक्सिक होता है। ठीक है, यही एंडोटॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सिम्टम्स कॉज करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, शॉक, जैसे कि शॉक, सेप्टिक शॉक वगैरह। एक आपका ऑप्शन में एक कैप्सूल और था, तो कैप्सूल क्या है? इट्स अ ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि थिक ग्लाइकोकैलिक्स है एंड इट इज टाइटली बाउंड टू द सेल। जब यही ग्लाइकोकैलिक्स थिनर होता है तो इट इज बाउंड, इट इज एंड लूजली बाउंड, इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। फैकल्टेटिव एनारोब क्या होता है? अ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ बट ग्रोज बेटर इन द प्रेजेंस, इन इट्स प्रेजेंस। ऑक्सीजन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में ग्रोथ अच्छी होती है। ये मैंने आपको पहले की स्लाइड्स में भी बताया एक्सप्लेनेशन के दौरान। ऑब्लिगेट, ये अब कुछ टेबल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन सा क्या क्या है, एरोब ऑब्लिगेट एरोब क्या है, फैकल्टेटिव क्या है, एरो टॉलरेंट क्या है, ऑब्लिगेट एनारोब क्या है, माइक्रो एरोफाइल क्या है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं और हर बार आते ही हैं। ठीक है, मैच द कॉलम में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, CSIR में, DBT में, गेट में, ICMR में, और किसी भी आपके एग्जाम में ये सवाल कॉमन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैकोलिक एसिड क्या होती है? मैकोलिक एसिड ये होती है जो कि आपकी प्रेजेंट होती है किसमें? ये ज्यादातर आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में प्रेजेंट होती है एंड इट्स अ वैक्सी लिपिड। ठीक है, जो कि दो लेयर्स में अरेंज्ड होती है अंडरलाइंग पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ये इसकी वजह से ही थोड़ा सा स्टेनिंग माइक्रोबैक्टीरियम जो ग्राम स्टेनिंग है वो डिफिकल्ट हो जाती है। उसके लिए हम एसिड स्टेन का वो करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने ये भी पढ़ा था कि बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम की जो स्पीशीज होती है बैक्टीरिया की, वो एंडोस्पोर्स बनाती हैं। दे आर फ्यू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एंडोस्पोर्स आर डोमिनेंट स्ट्रक्चर दैट कैन एंड्योर टाइम्स ऑफ न्यूट्रिएंट स्ट्रेस। ओके, आगे चलते हैं। ओके, बताइए। ये 6 से 10 आपके सवाल हैं। आसान से सवाल हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। बायोफिल्म क्या करती है? बायोफिल्म बेसिकली एक एक तरह का माइक्रोबियल एसोसिएशन होता है जो कि थोड़ा सा ड्रग रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, इनफैक्ट बायोफिल्म इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट। ठीक है, बायोफिल्म जैसे टीथ पैटर्न में, जो आपके टीथ में जो कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है, कैविटीज हो जाती है, दैट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ बायोफिल्म ओनली। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्टेशनरी फेज अकर्स व्हेन, ये क्या है? ये बहुत सिंपल सी चीज है। जब आपके जो है ग्रोथ जो है इक्वल्स डेथ के हो जाते हैं, ग्रोथ फेज इक्वल्स टू डेथ फेज, ये आपका कर्व आता है। आगे के स्लाइड्स में थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ग्रोथ फेज और डेथ फेज का जब इक्वल वाला पार्ट आ जाता है तो उसी को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर वाया बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफाज के थ्रू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने का है नहीं। ठीक है, बस पढ़ के जाइएगा कि कभी कभार आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर आपने देखा और कॉन्जुगेशन लगा दिया। ये भी देख लीजिएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। ट्रांसडक्शन में भी दो तरह के ट्रांसडक्शन होते हैं। एक जनरलाइज ट्रांसडक्शन, GS मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक जनरलाइज ट्रांसडक्शन होता है, एक स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन होता है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन, सॉरी, यहाँ पे ये जनरलाइज ट्रांसडक्शन होता है, एक स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या इनिबिट करती हैं? ये पेप्टाइडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग को इनिबिट करती हैं। ये भी एक बहुत सी आसान सा सवाल है, साथ बाय साथ सवाल करते रहिए। ठीक है, मेरा काम है आपको आंसर बताना, आपको एक्सप्लेनेशन देना, लेकिन सवाल करना आपका काम है। चीटिंग मत करिएगा, आपका ही फायदा, आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, चीटिंग करेंगे आपका नुकसान होगा, चीटिंग नहीं करेंगे आपका फायदा होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, यू ऑल आर वेरी अवेयर एंड यू ऑल आर वेरी mature to understand your own benefits and your own loss। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्लाज्मिड्स कॉमनली कैरी जीन्स फॉर। ये बहुत सिंपल सी चीज है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में जब आप प्लेटिंग करते हैं तो आप ये जरूर मार्कर की तरह भी, राइट? तो प्लाज्मिड्स बेसिकली, प्लाज्मिड्स के पास एक मार्कर जीन होता है जो कि आपके उनको सेलेक्ट करने को
और जब आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आपकी कॉलोनीज को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, एंटीबायोटिक सिलेक्शन, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी चीज है। ओके, चलिए आगे चलिए। तो बायोफिल्म्स कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइज माइक्रोबियल कम्युनिटीज होती हैं जो लेयर्स ऑफ माइक्रोबियल सेल्स के साथ होती है, जिसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो साइड में छोटा सा फिगर दे रखा है, ये देख लीजिए। देखिए, इसमें हो सकता है इसका स्ट्रक्चर तो नहीं पूछेगा, जाहिर सी बात है, इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा। बट इसमें एक चीज पूछ सकता है, इसमें एक चीज जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि आपके कौन कौन से नेचुरल पेंसिलिन है, जैसे कि सोडियम पेंसिलिन जी, ठीक है, और पेंसिलिन वी, ये पेंसिलिन 5, ठीक है। और कौन कौन से आपके सिंथेटिक पेंसिलिन है, जैसे ऑक्सीसिलिन, मेथिसिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बिसिलिन, टायरासिलिन, पिक्रा, इयारा सिलिन, इयारका सिलिन, ठीक है। ये आपके सिंथेटिक पेंसिलिन है और सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन है, और ये आपके नेचुरल पेंसिलिन है, ठीक है। तो ये कैटेगराइज करने में आपसे पूछ सकता है गेट में, आईसीएमआर में, डीबीटी में, सीएसआईआर में पूछ सकता है। डिटेल में जाते नहीं है, बट यू नेवर नो एन एग्जामिनर, वो कभी भी ऐसे सवाल भी पूछ सकता है अगर वो पैटर्न थोड़ा चेंज करना चाहे या पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहे, डिफिकल्ट साइड पे लेके जाना चाहे। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, 11 से लेकर और 15 तक, बताइए इस पे क्या है। तो 11 से 15 में क्या है, सेलेक्टिव मीडियम क्या करता है, सेलेक्टिव मीडियम एक्चुअली बेसिकली इनहिबिट करता है कुछ ग्रोथ्स को और कुछ ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को अलाउ करता है ग्रो करने के लिए। सिलेक्शन सीधी सी बात है, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, उसी बेसिस पे होगा कि कुछ बैक्टीरिया के स्पीशीज जो एक कॉलोनी में रह रहे हैं या एक उसमें रह रहे हैं, एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनमें से कुछ बैक्टीरिया को तो वो ग्रो करने देगा, कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करके रखेगा। ये सीधी सी बात है। कैटालिस क्या ब्रेक डाउन करता है, ये सबको पता होगा। H2O2 ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये पेरोक्सिज्म में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, क्योंकि अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने साथ कुछ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए वी हैव कैटालिस एज एन एंजाइम जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया को या फिर सेल्स को। ओके, एसिड स्टेनिंग डिटेक्ट्स। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि एसिड स्टेनिंग में क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इनफैक्ट जो स्टेनिंग होती है उसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ग्राम स्टेनिंग का जो स्टेन होता है वो नहीं जा पाता, ठीक है। ग्राम स्टेन नहीं कर पाता, उसके केस में हम माइकोलिक एसिड्स की वॉल्स वाले स्टेन को माइकोलिक एसिड से स्टेन करते हैं, ठीक है। ओके, कॉज पोस्टुलेट्स लिंक, बहुत बेसिक सा सवाल है। कॉज पोस्टुलेट क्या क्या लिंक करते हैं, कॉज पोस्टुलेट बेसिकली लिंक करते हैं माइक्रोब टू डिसीज को। कॉज ने क्या कहा था, कॉज ने कुछ 4 पोस्टुलेट्स दिए थे, वो 4 पोस्टुलेट्स का जो जिस्ट है वो ये है कि जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को एक इंसान ने इन्फेक्ट किया, तो जब दूसरे आदमी को सेम ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करेगा तो उसको भी वही डिसीज होगी। उसके बाद जब आप उसको कल्चर करेंगे और उससे आप एक नए इंसान को डिटेक्ट इन्फेक्ट करेंगे तो उसको भी वही डिसीज होगी जो पहले वाले इंसान को थी, ठीक है। और जो दोनों कल्चर्स होंगे वो सेम बैक्टीरिया को शो करेंगे। ये कुछ कुछ कॉज के पोस्टुलेट्स थे। ये मैंने एक बहुत ही रफ इंट्रोडक्शन दिया है, ये एग्जैक्ट नहीं है, पर हाँ, कॉज पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है और प्लीज इन्हें पढ़ के जाइएगा। और एक और बात याद रखिएगा, वायरसेस कॉज पोस्टुलेट्स का पार्ट नहीं है। वायरसेस आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉज पोस्टुलेट्स, ये बात याद रखिएगा। उसके लिए एक और पोस्टुलेट आए, एक और पोस्टुलेट इंजन ने पोस्टुलेट दिया, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, नॉन एनवेलप वायरसेस आर जनरली, नॉन एनवेलप वायरसेस क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको नेकेड वायरसेस भी कहा जाता है, एंड दे आर मोर रेजिस्टेंट टू ड्राइंग। देखिए, वायरसेस के अगर ऊपर एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है, सपोज एक मैं कोशिश करता हूँ वायरस बनाने का, ठीक है, ये सपोज एक वायरस है कोई, इसके ऊपर एक अगर फॉस्फोलिपिड की लेयर है तो वो जो है डिग्रेड हो जाएगी बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है।
लेकिन अगर एक वायरस नेकेड है और उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल इंटैक्ट है, तो वो ड्राइंग वगैरह के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कॉज पोस्टुलेट्स वाला आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, और इसका आंसर है माइक्रोब डिसीज, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है, ठीक है। सेलेक्टिव मीडिया क्या क्या होता है? यूजिंग सेलेक्टिव माइक्रोब्स आउट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। जैसे कि ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब ये आपको याद होना चाहिए, राइट। उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इन व्हाइल अलाउइंग द ग्रोथ ऑफ द अदर्स, ठीक है। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स व्हाइल अलाउइंग द ग्रोथ ऑफ द अदर्स। सेलेक्ट कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। डिफरेंशियल मीडिया के आकार क्या होने चाहिए, वो डिफरेंशियल मीडिया का क्या एग्जाम्पल होना चाहिए, इनरिच मीडिया का क्या एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्टिव मीडिया का आपके गेट में आईसीएमआर में पूछे जा सकते हैं ये सब, ठीक है। सीएसआईआर में, सीएसआईआर हालांकि ऐसे सवाल नहीं पूछता है, बट यू नेवर नो, इट कैन आस्क। डीयूटी में पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। ये आपका कुछ ये वही है कि H2O2 में आपके पास क्या है, तो आपके पास ये देखिए, ये H2O2 applied to such area forms a catalase in the tissue, breaks down hydrogen peroxide to oxygen and water। ये याद रखिएगा, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में माइकोलिक एसिड होता है। माइकोलिक एसिड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है एंड इट इज यूज फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रोसीजर, ठीक है। कॉज पोस्टुलेट्स का ही ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप ये समझ लीजिए, कॉज पोस्टुलेट्स में जब वायरस इंक्लूड कर लिए गए तो उनको रिवर पोस्टुलेट्स कहा गया। और ये मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आ सकती है, गेट में आ सकती है, और आपके उसमें आ सकती है, किसमें? आईसीएमआर में आ सकती है। नए सवाल बनेंगे तो कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। नेकेड वायरस में क्या है कि ओवर केवल एक न्यूक्लिक एसिड है, इसमें एनवेलप नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आपको पता चली आज। मेरे ख्याल से रिवर पोस्टुलेट्स के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, तो शायद वो एक नई इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। चलिए आगे चलते। तो ये एक एंट्री है, मतलब एंट्री ऑफ नेकेड वायरस वाया एंडोसाइटोसिस। तो ये आप समझ लीजिए कि एंडोसाइटोसिस का एक जैसे एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल क्या है, तो नेकेड वायरस का जैसे पोलियो वायरस एक एग्जाम्पल है। अभी तो फॉर्चुनेटली वी हैव ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड पोलियो। पोलियो अब नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, वर्ल्ड में भी नहीं है शायद। लेकिन एक टाइम पे पोलियो भी एक बहुत गंभीर समस्या थी, तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे। ओके, ये अगेन कुछ इनलिस्ट अगार्स हैं, ठीक है। और ये कुछ आपके मैकेनिज्म ऑफ सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे। पॉज करके पीछे देख लीजिएगा प्लीज, यू हैव मच टाइम, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एसेंशियल किसके लिए होता है? ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है इस रेट्रो वायरस के, इसके नाम में रेट्रो है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। प्रायोन कौन सी डिसीज कॉज करता है, या प्रायोन से क्या होता है? मिसफोल्डिंग प्रोटीन टेम्पलेटिंग, ठीक है। प्रायोन्स में मिसफोल्डिंग प्रोटीन टेम्पलेटिंग होती है। इनफैक्ट जो आपकी अल्जाइमर्स वाली डिसीज है वो भी एक प्रायोन की ही, प्रायोन की कैटेगरी में नहीं आती एक्चुअली, वो मिसफोल्डेड डिसीज में आती है। और हालांकि उसको प्रायोन की कैटेगरी में कहना पूरी तरह से गलत भी नहीं होगा। इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू अगेन सी दैट फ्रॉम दैट लेंस, बट ठीक है, आई थिंक। लेकिन आपकी जो जापानीज एंसेफेलाइटिस वाली डिसीज है वो डेफिनेटली इसमें आती है। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 18। क्वेश्चन सिंपल है, बट क्वेश्चन का वैसे रिलेवेंस बहुत है, स्पेशली आजकल के टाइम। नॉर्मल माइक्रोबायोटा मेनली बेनिफिट होस्ट बाय कंपीटिंग विद द पैथोजेंस, क्योंकि नॉर्मल माइक्रोबायोटा उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के लिए, उन्हीं चीजों के लिए compete करते हैं जो आपके एक पैथोजेनिक स्ट्रेन को चाहिए होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं, तो दे आर गुड टू अस।
दो चीजें यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है, एक होती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में एक चीज आगे के भी इसी कंटिन्यूअस लेक्चर में भी पढ़ेंगे आगे के स्लाइड्स में। दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि आपका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है वो आपके compete करता है आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया से, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक भी होता है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, जैसे अनफॉर्चुनेटली अगर किसी इंसान को एड्स हो गया या कोई ऐसी इम्यूनो डिफिशियंसी हो गई, तो उस केस में नॉर्मल माइक्रोबायोटा भी थोड़े बहुत पैथोजेनिक या डिस्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा होते हैं ये डिपेंड करते हैं आपकी डाइट पे, जो कि आजकल हम जिसको गट माइक्रोबायोम की बात कर रहे हैं। कुछ ज्यादा रिसर्च के, अगर आप रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं तो आपको गट माइक्रोबायोम पे का पता होगा, तो उसके ऊपर भी हम काफी बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल माइक्रोबायोटा का ही पार्ट होता है। ओके, 19 क्वेश्चन क्या है, नॉस्कोमियल इन्फेक्शन कौन से होते हैं? ये तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड होते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, ओके। क्वारम सेंसिंग रेगुलेट्स, ये क्या होता है? क्वारम सेंसिंग क्या रेगुलेट करती है? क्वारम सेंसिंग बेसिकली रेगुलेट करती है पॉपुलेशन डिपेंडेंट जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं आपको बता सकता। इसमें सारी चीजें वही है जो कॉमन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्वारम सेंसिंग क्या है? इन विच अ बैक्टीरिया मॉनिटर देयर ओन पॉपुलेशन डेंसिटी बाय सेंसिंग द लेवल्स ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एन एसिटाइल होमोसेरिल लैक्टोन। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्वारम सेंसिंग में। जैसे ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे जो रेट्रोवायरसेस होते हैं ये ग्रुप 6 में आते हैं। इनमें से जैसे इनके पास एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, और ये एचआईवी इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, आपका कोरोना वायरस इसका एक एग्जांपल है। प्रायोन एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जिसमें से प्रोटीन्स होती है। ये स्पंजी फॉर्म इंसेफेलोपैथीज करते हैं, जैसे कि स्कारपी इन शीप एंड गोट्स। ये आपको पता होगा। ये कॉमन सी चीजें हैं, ये ज्यादातर लोगों को पता रहती हैं। अच्छी बात है, आगे चल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। फंगाई दैट ग्रो एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड मोल्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये डेफिनेट सी बात है, दो तरह की ग्रोथ दिखा रही है। तो दिस इज डाइमॉर्फिक इन नेचर। ओके, दो तरह की ग्रोथ है, दो टेम्परेचर्स पे है। तो कोलोनोमाइसिटीज, डर्मेटोफाइट्स और जैगोमाइसिटीज के बारे में आप खुद पढ़ के आएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और ट्रोफोजोन, प्रोटोजोन, प्रोटोजोन ट्रोफोजोइट इज, ये भी आप याद रखेंगे, इट्स अ फीडिंग स्टेज। इट्स अ फीडिंग स्टेज, याद रखने की चीज है। इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट्स वाला पार्ट होता है, राइट, उसका जो एक प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा, प्लाज्मोडियम बाइविक्स का। तो और प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ के चले जाइएगा, आपको हेल्प मिलेगा। ओके, द प्रिंसिपल वेक्टर ऑफ मलेरिया, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, एनेफिलीज होता है इसका। ये वाला सेशन थोड़ा सा मैंने इसीलिए मॉडरेट रखा है क्योंकि पिछला इम्यूनोलॉजी का सेशन हल्का सा हार्ड साइड पे गया। ठीक है, इसी तरह के सवाल आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिएगा और मैं आपको इससे रिलेटेड भी एक कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, रिमेंबर ड्रिफ्ट की बात हो रही है इन इन्फ्लुएंजा रिजल्ट्स फ्रॉम पॉइंट म्यूटेशंस, ये बात याद रखेंगे। और अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको। उसके बाद आता है 25, स्टेरिलाइजेशन डिस्ट्रॉयज। अब यहाँ पे हीट स्टेरिलाइजेशन नहीं दे रखा है कि आप स्पोर्स को छोड़ दें, वेजिटेटिव सेल्स को छोड़ दें। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन का काम जो होता है, स्टेरिलाइजेशन मतलब सारे स्टेरिलाइजेशन, इसमें ऑल वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है। चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका में ये देखिए ट्रोफोजोइड्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं एट द ट्रांजिशन बिटवीन द ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड
लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। प्रोफोजोइट होते क्या है, ये केवल एंडामीबा में नहीं होते, ये एक जायरोविकी नाम के भी कॉम्प्लेक्स उसमें होते हैं, ठीक है। ये होते हैं अ फीडिंग स्टेज, इट्स अ फीडिंग स्टेज, ये भी बात याद रखिएगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई। ओके, उसके बाद आते हैं one of the most important features of influenza viruses is frequency with which they changes their spike proteins. अब समझिए, if the variation in the spike protein is small, it is called antigenic drift. Antigenic drift results from accumulation of mutations. ये बात याद रखिएगा। उसके बाद sterilization is the process by which all the living cells, spores, viruses, viroids are either destroyed or removed from the object or ये बात आप याद रखिएगा। This is very important. आगे चलते हैं। अब देखिए YM shift या कि east mold shift is a change in the shape of the dimorphic fungi when they shift from the yeast form in the animal body to a mold form or mycelial form in the environment, ठीक है। ये होता क्यों है, ये होता है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिएंट, CO2 एंड CO2 टेंशन एंड टेम्परेचर, इसको डाइमॉर्फिक फंगाई कहते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज कैंडिडा, इट्स अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। हाँ, अब मैंने आपको एंटीजेनिक शिफ्ट के बारे में बताया, अब एंटीजेनिक शिफ्ट के बारे में सुन लीजिए। एंटीजेनिक शिफ्ट इज अ लार्ज एंटीजेनिक चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द reassortment of genomic segments. This occurs when two different strains of flu viruses from an animal, bird, and other from a human infect the same host, and the segments from each strain are incorporated into a signal new caspase. This generates new combination of segments and thus a new genome and the flu strain. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल एपिडेमिक्स। एक चीज और याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा ए में ईयरली होते हैं, लेस फ्रीक्वेंसी होती है बी वायरस में, इन्फ्लुएंजा बी में, और इन्फ्लुएंजा सी में अभी तक डेमोन्स्ट्रेट नहीं की गई है एंटीजेनिक शिफ्ट। ये प्लीज याद करके जाइएगा, प्लीज इसको समझ के जाइएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज, दिस इज वेरी वेरी, इसको आप करके जाएंगे। आगे चलते हैं। ओके, MIC क्या है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, इसके नाम में ही है, ठीक है। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग दैट कैन प्रिवेंट द, ठीक है। ओके, ESBLS में हाइड्रोलाइज इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट नो। मैंने क्या बताया था स्ट्रेटेजी में, अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप उसको स्किप कर देंगे, नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 0 इज बेटर देन -1, ठीक है। ओके, हालांकि इसका आंसर है ESBLs मेनली हाइड्रोलाइज थर्ड जनरेशन सिलोफोस्पोरिन्स, ये आप याद रखिए। ओके, इफ्लक्स पंप कन्फर रेजिस्टेंस बाय, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इनफैक्ट कैंसर सेल्स में देखने को मिलती है, बाय पंपिंग द ड्रग आउट, बहुत सिंपल सी चीज है, एंड इट इज आल्सो सीन इन कैंसर सेल्स। डेथ फेज शोज, डेथ फेज में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन होता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। माइकोलिक एसिड रिच बैक्टीरिया आर बेस्ट ट्रीटेड बाय, माइकोलिक एसिड रिच जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब आपको देखिए याद हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में माइकोलिक रिच होती है, वो एसिड फास्ट स्ट्रेन करता है, मैं इसीलिए इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। इसका एग्जाम्पल, ये बेस्ट ट्रीटेड होते हैं बाय आइसोनिजाइड एजेंट्स, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है, द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मिनिमल लीथल कंसंट्रेशन, जहां पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ESBL क्या है, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट कंसर्निंग टॉपिक्स ऑफ द current contemporary world.
Extended spectrum beta lactamases. They are the enzymes that are produced by certain bacteria, E. coli, Klebsiella, that break down common antibiotics, making infections difficult to treat. Especially, they confer resistance to cephalosporins and monobactums, but are often treated with carbimps and other specific antibiotics. Yeah. Please रिमेंबर दिस. ठीक है, अब देखिए इसमें फोर्थ वाला जो आपका, जो मैंने अभी आपको सवाल बताया था, फोर्थ वाला जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज रैपिडली एक्सक्लूडिंग द एंटीबायोटिक बाय इफ्लक्स पंप. इसी की बात हुई थी अभी. ठीक है, एंटीबायोटिक डिग्रेडिंग एंजाइम होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपने उसको प्रिवेंटिंग एक्सेस टू द टारगेट ऑफ द एंटीबायोटिक, डिग्रेडिंग एंटीबायोटिक, ऑल्टरिंग द एंटीबायोटिक एंड रैपिडली एक्सक्लूडिंग द एंटीबायोटिक. ठीक है, ये चार आपके एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, पे काम हो रहा है. ठीक है, बहुत काम हो रहा है, बहुत कंसर्निंग टॉपिक है, तो इस पे रिसर्च करने को मिले तो प्लीज डोंट मिस दैट चांस. ठीक है, आगे चलते हैं. हाँ, ये आपके कुछ चीजें हैं, जैसे लैग फेज एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी. स्टेशनरी में क्या है, ग्रोथ और डेथ बराबर है. डेथ फेज में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है. ये आपके कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कहाँ कहाँ काम करते हैं. जैसे पेनिसिलिन आपके ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव में काम करते हैं. ये आपके सेफेलोस्पोरिन, क्यूनोल्स, ये आपके भी ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा काम करते हैं, ग्राम नेगेटिव में कम काम करते हैं. ग्राम नेगेटिव में स्ट्रेप्टोमाइसिन ज्यादातर काम करते हैं. टेट्रासाइक्लिन की एक बहुत अच्छी रेंज है, एक्सेप्ट फॉर माइकोबैक्टीरिया. ठीक है, आइसोनिazide केवल माइकोबैक्टीरिया में काम करते हैं. ठीक है, पॉलीमिक्सिन आपके सिर्फ ग्राम नेगेटिव में करते हैं, और वेनकोमाइसिन सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में करते हैं. तो याद रखेंगे आप. ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे. और इनफैक्ट रिकेट्सिया में सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन काम करते हैं. एक और चीज याद रखेंगे कि आइसोनियाजिड, ठीक है, has a very narrow drug spectrum as active form of the drug specifically interfere with the cell wall synthesis of the mycobacterium species by inhibiting the production of mycolic acid. ये बात याद रखेंगे, inhibiting the production of mycolic acid. ठीक है, उसके बाद क्या है, isoniazid often is combined in therapy with such drugs as rifampicin and ethambutol. ठीक है, ये आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं. ओके, द सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स. ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं, किस तरह काम करते हैं ये आप पढ़िए कि न्यूक्लिक एसिड में क्विनोल्स काम करते हैं, आरएनए में रिफार्मसिन काम करता है, सेल वॉल सिंथेसिस में पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, वेनकोमाइसिन, बैक्टीरियसिन, कार्बामिम्स, आइसोनियाजिड और एथेम्ब्यूटेनॉल काम करता है. प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स काम करते हैं, क्लोरामफेटिकॉल काम करता है, टेट्रासाइक्लिन्स काम करते हैं, मैक्रोग्लाइड्स काम करते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी काम करती हैं. ठीक है, प्लीज इन चीजों को याद रखेंगे. आगे चलते हैं. लाइसोजेनिक कन्वर्जन रिफर्स टू, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दिस इज नॉट लाइसोजेनिक साइकिल, दिस इज समथिंग एल्स. दिस इज नॉट कन्वेंशनल लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल का कन्वर्जन नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स. इट्स फ्रॉम प्रोफाज. इसका आंसर है इट्स फ्रॉम प्रोफाज, और इसको अब मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको. ठीक है, आगे चलते हैं. वीवीएनसी बैक्टीरिया, ये मुझे ये भी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, इससे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये ज्यादा कॉमनली पूछा नहीं जाता. वीबीएनसी आर बैक्टीरिया दैट परसिस्ट बट डू नॉट कल्चर. ठीक है, उसके बाद आता है टोपो आइसोमरस 4. डीएनए काइरेज क्या करेगा, डीएनए काइरेज क्यूनोल्स क्या काम करते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में जो टॉर्जनल स्ट्रेथ होता है उसको काम. ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम आएगा, बाकी तीनों का आप खुद देखेंगे. ठीक है, क्लासिक क्रॉनिक कैरियर
स्टेट अकर्स इन, ये इसका एक बेसिक सा सवाल आता है, दिस इज टाइफॉइड। ठीक है, मैरी टाइफॉइड, टाइफॉइड मैरी, ऐसे करके एक स्टोरी पढ़ी थी ना एनसीईआरटी में, बिल्कुल वही चीज है। क्लासिक क्रॉनिक कैरियर स्टेट अकर्स इन टाइफॉइड, मतलब इन केस, इस केसेस में बहुत आपका क्रॉनिक लेवल पे आपको डिसीज होती है और आपको पता नहीं चलता है। ऑपॉर्चुनिस्टिक फंगस दैट कॉजेस थ्रश इन एड्स इज, बहुत बेसिक सा सवाल है, पता होगा ज्यादातर लोगों को, जिनको नहीं पता है वो याद कर लें, कैंडिडा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये पूरा एक सेगमेंट है जिसमें मुझे लगता है कि 32, मैं मार्क कर देता हूँ, 33 और 35 इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, आ सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये लाइसोजेनिक कन्वर्जन क्या है? When a virus template bacteriophage infects a bacterium, inserts the DNA into its prophage into the host's genome and causes the bacterium to develop new traits like producing toxins and becoming resistant to other viruses without immediately killing the host. This is called as lysogenic conversion. Please इस चीज को याद रखिए। VBNC क्या है? Refers to prokaryotes that are viable but not culturable. इनका काम ये कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं ये भी याद रखिए। इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका है माइक्रोस्कोपी के थ्रू एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक जीन सीक्वेंसेस और द 16S rRNA सीक्वेंसेस। ठीक है, उसके बाद क्या है ये देखिए, क्लासिक क्रॉनिक कैरियर refers to an individual often asymptomatic who harbors infectious pathogen for a prolonged period of time and can transmit to disease to others. The most famous historical example is टाइफॉइड मेरी। ये आप लोगों ने एनसीईआरटी में क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। एनसीईआरटी की जब सीरीज लाऊंगा तब भी वो चीज आपको रिवाइज करवा दूंगा। ओके, even before anything changes in the CD4 plus T cells can be detected, the virus may affect certain immune functions such as memory cells, response to common antigens including tetanus or candida albicans, HIV infection, co-infection। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। ओके, अब तक अगर आपने ये सेशन देखा है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपको कमेंट में नोट्स भी भिजवा दूंगा और आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन किसका चाहिए। हालांकि मैं ये टारगेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट आपका सेक्शन टेक्निक्स पे हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, सेगमेंटेड आरएनए इनेबल्स एंटीजेनिक शिफ्ट इन, मैंने अभी आपको एंटीजेनिक शिफ्ट के बारे में बताया। सेगमेंटेड आरएनए इन्फ्लुएंस, ठीक है। प्लाक ऐसे क्या मेजर करता है? प्लाक ऐसे बेसिकली क्या मेजर करता है? प्लाक ऐसे मेजर करता है इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स को। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, आपने बैक्टीरियोफाज डाला, उसके बाद आपने प्लाक को मेजर किया, उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि कितने पार्टिकल्स इन्फेक्ट कर रहे हैं। 16SR RNA इज यूजफुल बिकॉज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आईसीएमआर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज कंजर्व प्लस वेरिएबल रीजन्स। ठीक है, ओके। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया इंक्लूड्स, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, अगेन ये बहुत अच्छा सवाल है। I would really like to have this question. Obligate intracellular bacteria is include chlamydia, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है बायोसेफ्टी लेवल्स फॉर इबोला वायरसेस BSL-4, ये तो एक बेसिक सा सवाल है। ठीक है, देखिए इस चीज को देखिए, द सेकंड एडिशन ऑफ बर्गीज मैनुअल provides phylogenetic classification. Prokaryotes are divided into two domains, 26 phyla. Comparison is based on 16:6 rRNA sequences. Chlamydia is the obligate intracellular parasites that have unique mode of reproduction. ठीक है, क्लेमाइडिया आता किसमें है? ये आता है क्लास ऑफ अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, फैमिली रिकेट्सिया। ठीक है, obligate intracellular parasites responsible for many diseases including typhus, Rocky Mountain spotted fever, and
ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इनको होस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? इनको होस्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि ये यूज कर सके उनके न्यूट्रिएंट्स, कोएंजाइम्स और एटीपी, इसलिए उनको होस्ट की जरूरत। ठीक है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया कॉजेस, ठीक है, माइकोलिक एसिड वायरस को इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस LD50 डोज किलिंग 50% ऑफ द होस्ट। ठीक है, मेजर पैथोजेनिक फैक्टर ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज यूरिएस। इस सवाल को अभी आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसका शायद सही ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ये शायद गलत ऑप्शन फ्रेम हो गए थे। इस सवाल को अभी स्किप कर दीजिए, आगे चलते हैं। तो ये इनके देखिए, ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्लीज इसको पढ़ लीजिए। हेपेटाइटिस बी अ टाइप ऑफ वायरस दैट इज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, ये इस तरह का आपका है। दाने पार्टिकल अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद हेपेटाइट लिवर कॉज्ड बाय द वायरसेस दैट स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड। और हेपेटाइटिस बी में आपका हेपेटाइटिस डी है। हेलोबैक्टीरिया इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर ऑफ यूरियस, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ऑटो इन्फेक्शन आपका हो रहा है स्टेफाइलोकोकस ओरियस में। ठीक है, आपने शायद टर्म ही पहली बार सुना हो। ठीक है, तो उसका स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक्चुअली आंसर है, वो ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया, या अगर आप चाहें तो उसको सर्च करके पता लगा सकते हैं। ओके ओके, आगे आगे आपके लास्ट के 5 क्वेश्चंस। किर्बी बाउअर टेस्ट रिपोर्ट्स क्या होता है? किर्बी बाउअर टेस्ट जो होते हैं आपके, दे रिपोर्ट द MIC। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को, आगे इसका एक्सप्लेन भी करूंगा। बैक्टीरिया लैकिंग द सेल वॉल इज माइकोप्लाज्मा, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंडोटॉक्सिन प्राइमरी ट्रिगर्स साइटोकाइन स्टॉर्म एंड फीवर। बेसिकली फीवर, साइटोकाइन स्टॉर्म इज आल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर। ठीक है, एंड अदरवाइज आल्सो इज करेक्ट, मतलब इट्स बोथ बैक एंड फोर्थ। ठीक है, 49 तो मैंने कल ही कराया है। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियल या फंगल डिसीजेस की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। द की एडवांटेज ऑफ PCR डायग्नोस्टिक्स इज, ऑप्शन पढ़िए। हाई सेंसिटिविटी विदाउट कल्चर, डिटेक्ट्स लाइव बैक्टीरिया ओनली, रिप्लेसेस माइक्रोस्कोपी, ऑलवेज नीड नो कल्चर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाई सेंसिटिविटी विदाउट कल्चर। ठीक है, ओके। तो आज का आपका सेशन कैसा रहा, प्लीज कमेंट में बताइए। मेरे ख्याल से अब आप थोड़ा सा ये भी बताइए, ये कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये किर्बी बोअर टेस्ट है। ठीक है, ये MIC कंसंट्रेशंस के बारे में मैंने कुछ कुछ बता रखा है। ये एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के बारे में बता रखा है। ठीक है, एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव के थ्रू रिलीज होते हैं, एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के थ्रू होते हैं। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द सेल वॉल होते हैं। केमिकल कंपोजिशन इनका ऐसा होता है, ये स्टेबल होते हैं, लेबाइल होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करते हैं, वीक करते हैं। ये पॉसिबल कन्वर्जन टू टॉक्सोइड पॉसिबल है, इनका पॉसिबल नहीं है। ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इंक्रीजिंग स्वेलिंग इन टिश्यूज। स्वेलिंग का मतलब ही क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ये होता है, राइट? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इज स्वेलिंग। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तो देखिए, ये आपका स्कोर कार्ड है। अगर आपके 45 से ऊपर है नंबर तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट प्रिपरेशन है। एंड 95% चांसेस है आपके JRF मिलने के। 40 से ऊपर है तो भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। यू आर इन अ वेरी गुड जोन, वेरी सेफ जोन। 80 to 90% चांसेस है आपके JRF होने के। 35% है तो ठीक ठाक आपकी प्रिपरेशन है। 70% 70% आपके चांसेस है JRF होने के। 30 है तो डिसेंट प्रिपरेशन है आपकी। मैं बहुत ज्यादा आपको ये नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल होपफुल हो जाइए, लेकिन आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप चाहते हैं।
30 से कम है तो प्लीज अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो कि आपने एटलीस्ट अपनी तैयारी स्टार्ट करी। बहुत सारे लोग तो तैयारी स्टार्ट ही नहीं करते, राइट? आपने एटलीस्ट वो तो करी, तैयारी तो स्टार्ट करी, ठीक है? तो उस चीज के लिए अपने आपको शाबाशी दीजिए और लगातार काम करते रहिए। ओके, वी हैव कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन किया है, प्लीज अपना ख्याल रखिए। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग, ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना इंकरेज करने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलते हैं कल वाले सेशन में, टेक्निक्स वाले सेशन में, जिसमें हम आपकी कुछ आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ आपसे सवाल आपको करवाएंगे। वही 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट रहेगा एंड आई होप कि वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, जैसे आपको और प्रैक्टिस सेट हो रहे थे। आईसीएमआर की ये सीरीज आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे कल शाम 5 बजे, सेम जगह सेम वक्त पर, ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष के चैनल पर, टूल्स एंड टेक्निक्स और आरडीटी के कुछ सवाल लेकर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।